नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपका बंटी जो उपन्यास है आपके सिलेबस में लगा हुआ है मन्नू भंडारी जी का, उसको कवर करेंगे। उसका सारांश और एक तरह से उपन्यास का सारांश हम देखेंगे। और जो मुख्य पात्र है उपन्यास में, इतने बड़े गद्य विधा को अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको याद रखना है, तो उसके पात्रों को अच्छी तरीके से आपको जानना बहुत ही मतलब ये आवश्यक है। और शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो आपका बंटी है मन्नू भंडारी जी का, वो एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो अभी के दौर के बच्चों के मानसिक स्थिति को एक बालक के उनके चिंतन के अनुसार समझने का प्रयास करता है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र नीचे दिए गए हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, बाल मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन, और बच्चों के मानसिक स्थिति को समझाने का प्रयास करता है। तो आगे चलते हैं। मुख्य पात्र बंटी उर्फ अरूप बन्ना, जिसके आसपास ही उपन्यास घूमता रहता है या फिर चलता रहता है। देखिए, यह उपन्यास का केंद्रीय पात्र है जो 8-9 वर्ष का एक अत्यंत संवेदनशील और कल्पनाशील बालक है, क्योंकि वो खुद ही मन ही मन बहुत ही चीजें सोचता रहता है। अपने माता पिता के तलाक और उनके बीच तनाव के कारण वो मानसिक द्वंद्व और अकेलापन का शिकार हो जाता है। वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके पुनर्विवाह के बाद खुद को फालतू और उपेक्षित महसूस करने लगता है, तथा बाद में माँ से रूठकर वो अपने पिता के पास चला भी जाता है। लेकिन अंततः उसके पिता ने उसे हॉस्टल उपन्यास के अंत में छोड़ के चले आते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला पात्र है शकुन, जो मुख्य पात्र के बीच में ये रहता है। ये बंटी की माँ और एक कॉलेज प्रिंसिपल है। याद रखिए, वो पेशा से कॉलेज प्रिंसिपल थी। वो एक स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी महिला है जो अपने पति अजय से अलग होने के बाद बंटी को ही अपने जीवन का आधार बनाती है, लेकिन बाद में अपनी नई पहचान बनाने के लिए डॉक्टर जोशी से विवाह भी कर लेती है। आगे चलते हैं। अजय बन्ना या फिर बंटी के जो पापा, ये बंटी के पिता है जो कलकत्ता में रहते हैं। उनके और शकुन के बीच में अहम या फिर ईगो का गहरा टकराव रहता है। वे बाद में मीरा नामक महिला से दूसरी शादी करते हैं और अंततः बंटी को अनुशासन सिखाने के लिए लास्ट में वो उपन्यास के अंत में हॉस्टल भेजने का निर्णय लेते हैं और हॉस्टल छोड़ के भी आते हैं। आगे चलते हैं। पारिवारिक और घरेलू पात्र, ये तीनों मुख्य पात्र थे। इन्हीं के ऊपर केंद्रित था हमारा जो उपन्यास। तो पारिवारिक पात्रों में डॉक्टर जोशी एक सफल डॉक्टर और विधुर है जिनसे शकुन पुनर्विवाह करती है। वे बंटी के प्रति धैर्य रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्याग्रस्त बच्चा बाद में मानते हैं, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। फूफी, ये शकुन की घर की पुरानी घरेलू सहायिका और बंटी की आया है। याद रखिए, बंटी की आया थी। उपन्यास के प्रथम भागों में वो बंटी की प्राथमिक देखभाल करती हैं और उसे पुरानी लोक कथाएं सुनाती है, तरह तरह के कहानियां भी उनको सुनाती है। शकुन की दूसरी शादी के बाद वो बंटी के जीवन में आए बिखराव को सहन नहीं कर पाती और हरिद्वार चली जाती है। अंत में वो हरिद्वार के लिए चली जाती है। जोत, ये डॉक्टर जोशी की बेटी है, जो बड़ी बेटी थी, जिसे एक समझदार और सीधी लड़की के रूप में दर्शाया गया है उपन्यास में। वो बंटी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करती है। अमी या फिर अमित, ये डॉक्टर जोशी का छोटा बेटा है। वो काफी शरारती है और अक्सर खिलौने तथा माता पिता के ध्यान के लिए बंटी से झगड़ता रहता है। मीरा, ये अजय की दूसरी पत्नी है। ये बंटी के प्रति दयालु होने का प्रयास करती है, लेकिन बंटी उसे अपनी माँ के स्थान पर स्वीकार नहीं कर पाता। अंत में, ये उपन्यास के अंत के भाग में इनका किरदार ज्यादा आता है। वकील चाचा, ये अजय के मित्र तथा परिवार के शुभचिंतक है। तलाक की कानूनी कार्यवाही में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वे ही शकुन को बंटी के भविष्य के लिए उसे हॉस्टल छोड़ने की या फिर भेजने की सलाह देते हैं, जो सलाह उन्हें अजय ने बोला था। आगे चलते हैं। बंटी के पापा ने उसे बोला था। आगे चलते हैं। गौण पात्र कौन कौन से हैं? चीनू, ये बंटी के पापा अजय और मीरा का छोटा बेटा है, यानी बंटी का सौतेला भाई। कलकत्ता में उससे वो मिलता है। ये बंटी का बचपन का मित्र है। कौन है? टीटू, जो पहली बार बंटी को तलाक शब्द का अर्थ समझाता है। टीटू की अम्मा पड़ोस की महिला है जो टीटू की माँ है।
टीटू की अम्मा दिखाई दे रहा है, जो अक्सर शकुन के व्यक्तिगत जीवन और अजय के बारे में गपशप करती है, जिनसे बंटी विचलित हो जाता है। माली दादा ये कॉलेज के माली है, जिनके साथ बंटी का लगाव है और वो उनके साथ मिलकर बगीचे की देखभाल करती है। दीपा आंटी ये कॉलेज की एक शिक्षिका है, जिन्हें बंटी उनकी सहजता और खेल प्रिय स्वभाव के कारण पसंद करता है। बंसीलाल और हीरालाल ये घर और कॉलेज के सेवक हैं, जो दैनिक कार्यों में सहायता करते हैं। उपन्यास के ये सभी पात्र बंटी के जीवन में सुरक्षा, प्रेम और फिर अलगाव की भावना को रेखांकित करते हैं। याद रखिए इनको, मतलब आप इतने अच्छी तरह से याद मतलब रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि ये लोग उपन्यास में है, क्योंकि अचानक से अगर इन किरदारों पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि बंसीलाल कहाँ का किरदार है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास का जो शुरुआत होता है वो एक मनु भंडारी जी की जन्मपत्री बंटी की इसके साथ होता है। तो मनु भंडारी के उपन्यास आपका बंटी की प्रस्तावना में जन्मपत्री बंटी की शीर्षक के अंतर्गत लेखिका ने इन कालजयी पात्रों के सृजन की पृष्ठभूमि और उसके जीवन के मनोवैज्ञानिक संकट का सारांश प्रस्तुत किया है। जितने भी किरदार आप देखेंगे उनको वो कहाँ से मिले या फिर ये भावना उनको कहाँ से उत्पन्न हुई, ये वहाँ पे ये जन्मपत्री बंटी में वे दर्शाई है। वे जन्मपत्री किसी ज्योतिषीय गणना पर आधारित ना होकर एक बच्चे की विखंडित बचपन और मानसिक संत्रास का लेखा जोखा है। जन्मपत्री उसी के ऊपर आधारित है। लेखिका के अनुसार बंटी की कहानी शुरुआत बांकुरा की एक शाम से हुई। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन है, इसका मैंने एमसीक्यू में दिया भी हुआ है। जब उनके एक मित्र पी या फिर अजय ने उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या यह थी कि बंटी की माँ ने दूसरा विवाह कर लिया था और अजय नहीं चाहते थे कि उनका बेटा वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। याद रखिए, लेखिका ने महसूस किया कि बंटी उस रात उनके साथ उनकी डायरी में चला आया है, वहीं से उसकी पहली जन्मपत्री बनी। आगे चलते हैं। जन्मपत्री के मुख्य बिंदु कुछ ऐसे हैं। अकेलापन और समापन। लेखिका ने बंटी को एक ऐसे बालक के रूप में देखा है, भीड़ और खेल तमाशे के बीच सहमा हुआ और अलग थलग खड़ा है। जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, शकुन के साथ उसका जो रिश्ता थोड़ा मतलब खराब होता चला जाता है। शकुन उसको सुधारने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बंटी एक बच्चे होने के साथ साथ उसके मन के जो भावनाएं हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी कारण वो उपन्यास के अंत तक काफी सहमा हुआ और अलग थलग रहता है। वो एक ऐसी दयनीय स्थिति में है जहां वो अपनी नई माँ या नए परिवेश में खुद को फालतू महसूस करता है। आगे चलते हैं। अहम का टकराव। बंटी की जन्मपत्री के तात्कालिक संदर्भ उसके माता पिता अजय और शकुन है। उन दोनों के वैवाहिक संबंधों की कड़वाहट और अहम की लड़ाई में सबसे अधिक बंटी ही पिसता है। माता पिता अपने तनाव से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से तो अलग हो जाते हैं, पर बंटी दोनों से समान रूप से जुड़ा रहता है, जिससे वो खंडित निष्ठा उसकी नियति बन जाती है। खंडित निष्ठा मतलब वो हर तरफ से खुद को अकेला महसूस करता है। आगे चलते हैं। मिथक और यथार्थ का द्वंद्व। शकुन का चरित्र पारंपरिक त्यागमयी माँ की छवि को तोड़ता है। याद रखिए, हमेशा माँ की छवि को त्यागमयी दर्शाया जाता है। या आप अभी के जो हालातें चल रहे हैं देश में उसके साथ भी जोड़ सकती है। वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और अपने आकांक्षाओं वाली स्त्री है। वो कभी बंटी को अजय से प्रतिशोध लेने का माध्यम बनाती है, तो कभी उसे अपनी एकाकी जीवन का आधार। लेखिका ने इसे सोनल रानी की लोक कथा के माध्यम से स्पष्ट किया है, जो भूख लगने पर अपने ही बेटे को खा जाती है। याद रखिए, ये जो सोनल रानी, इस क्वेश्चन को हॉस्टल में पूछा गया है। आगे चलते हैं। सामाजिक समस्या का प्रतीक। मनु भंडारी के अनुसार बंटी केवल एक बच्चा नहीं बल्कि आज के समाज की उस भयावह समस्या का प्रतीक है जहां बच्चा अपने ही घरों में फालतू और गैर जरूरी और जड़ों से कटे हुए महसूस करते हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसका कोई समाधान दिखाई हमें नहीं देता। आगे चलते हैं। जड़हीनता की यह यात्रा। बंटी की ये यात्रा एक सुखी परिवार की इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते जाने की कहानी है। लेखिका का उद्देश्य
पाठक को केवल भावुक कराना नहीं बल्कि उस मानसिक यंत्रणा और सामाजिक व्याकुलता को भी दिखाना है, जिससे गुजर कर एक जीता जागता बच्चा अंततः समाज की एक बेनाम इकाई मात्र बनकर रह जाता है। बेनाम इकाई का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी के साथ भी वो जुड़ा हुआ नहीं। यहाँ पे तो लिखा है ना, जड़हीन, अकेले, इसी को बेनाम इकाई का नाम दिया गया है। निष्कर्षतः मनु भंडारी के अनुसार बंटी की जन्मपत्री इस कड़वे सच को उजागर करती है कि बंटी इस पूरी त्रासदी में सबसे कम जिम्मेदार होकर भी सबसे बड़ी सजा भुगतता है, क्योंकि उन दोनों माँ और उन उसके जो माँ और पापा दोनों के जो तलाक का कारण वो नहीं था, वो उनके अहम का कारण था, लेकिन फिर भी सजा सबसे बड़ा बंटी भुगता है। वो तूफानी समुद्र में किसी द्वीप पर छूटे हुए उस असहाय बच्चे की तरह है जिसकी यात्रा का अंत अलगाव और निरुद्देश्य में ही हो जाता है। तो ये था एक तरह से जन्मपत्री जो बंटी का एक सारांश। मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी बाल मनोवैज्ञानिक टूटे दाम्पत्य संबंधों के बीच पिसते एक बच्चे की अंतहीन व्यथा का जीवंत दस्तावेज है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें से सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट बाल मनोविज्ञान। तो मैंने जो उपन्यास के हर एक भाग को एक ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से उपन्यास में क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स तो आपको मतलब इतना मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन परिस्थिति की तरह से आप पूरी तरह से जान सकेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ है उपन्यास में। देखते हैं। तो बचपन की दहलीज और तलाक। उपन्यास की शुरुआत 8-9 साल के बंटी और उसकी मां शकुन के रोजमर्रा के जीवन से होती है। शकुन एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और बंटी उसे तैयार होते देखता पसंद करता है, लेकिन उसे लगता है कि मम्मी और प्रिंसिपल तो अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग व्यक्तित्व है। बंटी का संसार उसकी माँ, घर की पुरानी नौकरानी फूफी और उसका बगीचा है। इसी भाग में बंटी के मित्र टीटू उसे पहली बार तलाक शब्द का अर्थ समझाता है कि उसके माता पिता के बीच में लड़ाई हो गई है और वे अब साथ नहीं रह सकते। बंटी इस बात से भीतर तक गंभीर रूप से आहत होता है और अपमानित भी होता है। वो अपनी माँ से इस बारे में पूछना चाहता है, लेकिन शकुन की चुप्पी और उदासी उसे डरा देती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था। बंटी को लगता है कि उसकी माँ सुंदर है, लेकिन उसे उसके और माँ के बीच बीच की कोई तीसरा आ गया है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसे उसके और उसके माँ के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिसके वजह से वो उदास है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे चलते हैं। वकील चाचा का आगमन और कानूनी कार्रवाइयाँ। वकील चाचा घर पर आते हैं जो बंटी के पिता अजय के मित्र हैं। उनके आने से घर में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। बंटी को उम्मीद होती है कि पिता ने उसके लिए कुछ भेजा होगा, लेकिन चाचा खाली हाथ लौटते हैं। बंटी चोरी छिपे उनकी बातें सुनता है और धुरी शब्द को पकड़ लेता है। याद रखिए, ये जो कथन था, अगर धुरी गड़बड़ा जाता है तो सब कुछ जीवन का नष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि यदि जीवन की धुरी गड़बड़ा जाए तो सब कुछ लड़खड़ा जाता है। ये पूरा एक्चुअल में वकील चाचा का कथन था। इस शब्द के आसपास उसने अपने मासूम सी मन से परिस्थिति को आकलन करने की काफी कुछ कोशिश करता है, पर वो उसका सटीक उत्तर जान नहीं पाता। वो वकील चाचा से पिता के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन बड़ों के बीच तनाव को देखकर वो सहम कर रह जाता है और कुछ पूछ भी नहीं पाता। वकील चाचा और शकुन के बीच कानूनी कार्रवाई तलाक की बात होती है, जो बंटी के बाल मन के लिए अबुझ पड़ती है, अबुझ पहेली भी है उसके मन के लिए। लेकिन वो महसूस करता है कि कुछ बहुत बड़ा और बुरा हुआ है और आगे भी होने वाला है। तीसरा भाग, शकुन का अंतर्द्वंद और हॉस्टल का सुझाव। यह भाग शकुन की मानसिक स्थिति पर केंद्रित है। वो महसूस करती है कि समय उसके लिए ठहर गया है। अजय से अलग होने के बाद उसकी पूरी दुनिया बंटी के इर्द गिर्द सिमट गई है, लेकिन वो बंटी को अजय के खिलाफ एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करती है। याद रखिए, ये मैंने ऊपर सारांश में भी बताया था। वकील चाचा सुझाव देते हैं कि बंटी को हॉस्टल भेज देना चाहिए अजय के अनुसार, ताकि वो लड़कों के बीच रहकर सामान्य विकास कर सके और उसे अपने चिंतन को परिपक्व कर सके। याद रखिए, मेच्योरिटी का जो बात यहाँ पे किया गया है। शकुन को लगता है कि अजय उसको बंटी से अलग करने की साजिश कर रहा है इसी के थ्रू। इसी समय डॉक्टर जोशी का नाम उभरता है उसके दिमाग में, जिन्होंने बंटी की बीमारी के समय शकुन को सहारा दिया था। तब अचानक से इस चिंतन के ऊपर फैसले ना ले पाकर शकुन खुद को शकुन और बंटी की माँ के दो रूपों के बीच झूलता हुआ पाती है, लेकिन अंत में वो खुद को ही चुनती है, बंटी को छोड़ देती है परिस्थिति के अनुसार। आगे चलते हैं।
पिता से मिलन और घर की बदली हुई हवा। अजय बंटी से मिलने आता है और उसे सर्किट हाउस बुलाता है। बंटी को सर्किट हाउस पे ले जाने के लिए शकुन और फूफी के बीच थोड़ी सी खींचातानी होती है कि कौन लेके जाएगा। मिलने के लिए बंटी को देरी हो जाता है, पर अपने पिता के पास पहुंचने के बाद बंटी बहुत खुश है और पिता के साथ समय बिताता है। अजय उसे कलकत्ता चलने की प्रलोभन देता है, उसे मर्दाना खेल खेलने की सलाह देता है। बंटी अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाना चाहता, वो अपने पिता को बोलता भी है। शाम को जब अजय बंटी को घर छोड़ने आता है तो शकुन और अजय के बीच एक ठंडी और औपचारिक मुलाकात होती है। बंटी चाहता है कि वे दोनों हाथ मिला लें और लड़ाई खत्म कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बंटी जब घर लौटता है तो माँ को रोते हुए पाता है, जिससे उसे अपराध बोध फील होता है। अपराध बोध होता है, गिल्ट होता है कि उसने पिता के साथ खुश होकर माँ को धोखा दिया है। भाग 5 में उपन्यास के विद्रोह, गुस्सा और माँ की बदलती ममता। अगली सुबह बंटी भारी मानसिक दबाव में उठता है। घर में भारी सन्नाटा और उदासी है। बंटी को लगता है कि माँ उससे नाराज है क्योंकि वो पिता से मिला था। वो गुस्से में अपनी माँ को खुश करने के लिए पिता के दिए खिलौने अलमारी के पीछे छिपा देता है। इसी तनाव में वो फूफी पर चिल्लाता है और खाने की कटोरी भी फेंक देता है। शकुन उसे डांटने के बजाय दुलारती है, जो बंटी को और भी व्याकुल कर देता है। बंटी माँ से वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। शकुन महसूस करती है कि बंटी केवल उसका बेटा नहीं बल्कि अजय को सजा देने का माध्यम भी है। ये दोनों भागों में बंटी को ये एहसास होता है। समझदार बच्चा बनने की तपस्या। बंटी खुद को बदलने की कोशिश करता है ताकि माँ खुश रहे। वो मुक्त तपस्या करने लगता है, अपनी पसंद नापसंद मार देता है और वही करता है जो माँ को पसंद है। इसी बीच शकुन और डॉक्टर जोशी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर जोशी के बच्चे ज्योत और अमित, जिसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, का जिक्र शुरू होता है। बंटी का सोनल रानी की कहानी याद आती है, जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ भी धीरे धीरे उससे दूर हो रही है। वो डॉक्टर जोशी को पसंद नहीं करता क्योंकि वे उसकी माँ का समय छीन रहे हैं। जो तीसरा जो उनके बीच में आ रहा था, जो बंटी को ज्यादा पसंद नहीं था। नए घर की परछाइयां और उपेक्षा का एहसास। बंटी का स्कूल खुलता है और वो बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढता है। डॉक्टर जोशी बंटी और शकुन को घुमाने ले जाते हैं। बंटी को अम्मी और जोत के साथ पिछली सीट पर बैठना पड़ता है, जबकि माँ आगे डॉक्टर जोशी के साथ बैठती है। बंटी को लगता है कि वो फालतू है क्योंकि जोत और अमित के बीच में वो बैठता है। उसे डॉक्टर जोशी की क्लिनिक पर लगा लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का चिन्ह दिखाई देता है और वो उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। वो माँ को डॉक्टर जोशी के इतने करीब देखकर घृणा और असुरक्षा से भर जाता है। आत्मसम्मान पर चोट और माँ का थप्पड़। डॉक्टर जोशी अपने बच्चों के साथ शकुन के घर आते हैं। अम्मी और बंटी के बीच खिलौने को लेकर लड़ाई हो जाती है। बंटी अपने उन खिलौनों को अम्मी को नहीं देना चाहता जो उसके पिता ने उसे भेजे थे। शकुन सबके सामने बंटी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बंटी के लिए ये केवल शारीरिक चोट नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान का भी अंत था। वो अपमानित होकर पुराने घर के बगीचे में जाकर छिप जाता है और पेड़ पर चढ़कर रोता रहता है। उसे लगता है कि अब कोई उसे प्यार नहीं करता और माँ पूरी तरह डॉक्टर जोशी की हो गई है। आगे चलते हैं। शकुन का निर्णय और प्रॉब्लम चाइल्ड। शकुन बंटी के व्यवहार से बहुत परेशान है। डॉक्टर जोशी उसे समझाते हैं कि बंटी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है और उसे अनुशासन की जरूरत है। शकुन अपने अपराध बोध और अपनी नई जिंदगी की आकांक्षाओं के बीच फंसी हुई है। बंटी और अपनी नई जिंदगी की आकांक्षा के बीच वो निर्णय लेती है कि उसे डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेना चाहिए ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सके। उसे लगता है कि बंटी उसके सुख के रास्ते में एक बाधा बनने जा रहा है। वो अपनी ममता को एक बोझ की तरह महसूस करती है और अंततः अजय के पास बंटी को भेजने के बारे में सोचने लगती है। भाग 10 विवाह और फूफी की विदाई। शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह हो जाता है। शकुन का डॉक्टर जोशी का साथ विवाह हो जाता है। वो बंटी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वो विवाह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सबसे दुखद घटना तब होती है जब बंटी की देखभाल करने वाली फूफी उसे छोड़कर हरिद्वार चल जाती है क्योंकि वो इस नई व्यवस्था को सहन नहीं कर पाती। स्टेशन पर फूफी से बिछड़ना बंटी के लिए उसे अंतिम सहारे का भी छीन लिया जाता है। बंटी को उसके अंतिम सहारे से भी छीन लिया जाता है। अब बंटी को माँ के साथ डॉक्टर जोशी की कोठी में जाना पड़ता है। वो अपना पुराना घर, अपना बगीचा, अपने पहचान पीछे छोड़कर उनके साथ चला जाता है। कोठी का अजनबीपन और मनोवैज्ञानिक आघात। डॉक्टर जोशी के घर में बंटी खुद को एक अजनबी महसूस करता है। उसकी लंबूतरी अलमारी में दवाइयों की दुर्गंध आती है। अम्मी और जोत के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए असंभव हो जाता है। एक रात बंटी डरकर अपनी माँ के कमरे
की ओर भागता है और वहां माँ और डॉक्टर जोशी को आपत्तिजनक स्थिति नग्नावस्था में देख लेता है। ये दृश्य उसके बाल मन पर ऐसा गहरा आघात करता है कि उसकी माँ की छवि उसके मन में पूरी तरह टूट जाती है और उसे माँ से घृणा होने लगती है। बिस्तर गीला करना और मानसिक संतरास। गहरे मानसिक तनाव के कारण बंटी बिस्तर गीला करने लगता है। उसे हर जगह लाल त्रिकोण दिखाई देता है, जिसका अर्थ वो समझता है कि परिवार में केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए और वो तीसरा होने का कारण फालतू है। वो माँ की इत्र की शीशी तोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि इसी जादू ने उसकी माँ को बदल दिया है। वो स्कूल में भी गुमसुम रहने लगता है और पढ़ाई से उसका मन पूरी तरह उघड़ जाता है। मेज का विद्रोह और पुरानी यादें। घर में मेज और अलमारी को लेकर बंटी का विद्रोह जारी रहता है। वो डॉक्टर जोशी की दी हुई मेज पर बैठने से इनकार कर देता है और जमीन पर बैठकर पढ़ता है। वो फिर से भागकर अपने पुराने घर जाता है जहां वो अब ताला लटक रहा है। शकुन उसे वहां पकड़ती है और बुरी तरह पीटती है। बंटी को लगता है कि माँ अब पूरी तरह बदल गई है और वो उसे जान से मार देना चाहती है। वो पिता को पत्र लिखने की कोशिश करता है लेकिन पत्र पूरे नहीं कर पाता। पत्र का मिलना और कलकत्ता की रवानगी, मतलब कलकत्ता वो जाता है। शकुन को बंटी के वे अधूरे पत्र मिलते हैं जो उसने अजय को लिखे थे। उन पत्रों में बंटी का दर्द और अकेलापन साफ झलकता है। शकुन के सामने अजय बंटी को लेने आता है। शकुन अब बंटी को रोकने की कोशिश भी नहीं करती बल्कि उसे भेजने की तैयारी करती है। बंटी जो कभी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं था, अब गुस्से और विरक्ति के कारण अजय के साथ कलकत्ता जाने को तैयार हो जाता है। वहां माँ द्वारा दिए गए उपहारों को वो भी स्टेशन में लेकर नहीं जाता है या फिर स्टेशन में छोड़ देता है। शकुन का खालीपन और मसल गई भावनाएं। बंटी के जाने के बाद कोठी में सन्नाटा छा जाता है। शकुन को गहरा खालीपन महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने सुख के लिए अपने ही बच्चे को बलि चढ़ा दिया है। वो रोती है लेकिन डॉक्टर जोशी की बाहें उसे फिर से शांत कर देती है। उसे महसूस होता है कि उसकी ममता अब डॉक्टर जोशी के प्यार के नीचे मसल दी गई है। वो बंटी को भूलने की कोशिश करती है और अपने नई गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है, जबकि भीतर ही भीतर एक कचोट बनी रहती है क्योंकि बंटी उसका ही संतान है, उसकी ही संतान थी। कलकत्ता का मोहभंग और हॉस्टल की यात्रा। कलकत्ता में बंटी पिता की दूसरी पत्नी मीरा और सौतेले भाई चीनू के साथ रहता है। वहां भी वो खुद को फिट नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका बाल मनोविज्ञान ऐसा परिस्थितियों के द्वारा कुचला जा चुका होता है कि वो खुद को उस सहमता से बाहर निकाल ही नहीं पाता। मीरा उसे प्यार करने का नाटक करती है लेकिन बंटी उसे मम्मी नहीं नहीं कह पाता। बंटी स्कूल के टेस्ट में फेल हो जाता है। अंततः अजय निर्णय लेता है कि बंटी को हॉस्टल भेज देना चाहिए। उपन्यास के अंत में बंटी ट्रेन के डिब्बे में बैठा है और वो महसूस कर रहा है कि उसके माता पिता और उसकी अपनी पहचान सब कुछ धुंधला हो जा रहा है। अब वो किसी अब बंटी किसी का नहीं रहा। वो केवल एक बेनाम इकाई बनकर रह गया है पूरे इस संसार में। तो आगे चलते हैं उपन्यास के सारांश को। ऊपर जो हमने पहले जो पढ़ा था वो कथानक था उपन्यास का। ये एक तरह से संपूर्ण सारांश है। मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी विवाह विच्छेद की त्रासदी को एक बच्चे की दृष्टिकोण से देखने का अनूठा प्रयास है। यह उपन्यास यह स्पष्ट करता है कि माता पिता के बीच का अहंग और उनके अलगाव की सबसे बड़ी कीमत उनके बच्चे को चुकानी पड़ती है। बंटी जो एक सामान्य और खुशहाल बच्चा हो सकता था, अपने माता पिता के तलाक के बाद मानसिक विकारों और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। उपन्यास में माँ शकुन का चरित्र अत्यंत जटिल है। वो एक और बंटी से प्रेम करती है तो दूसरी ओर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए उसे छोड़ भी देती है। पिता अजय का व्यवहार भी बंटी के प्रति केवल अधिकार जताने तक ही सीमित है। वे उसकी भावनाओं को समझने में असफल रहते हैं। बंटी के लिए उसकी माँ ही उसका पूरा ब्रह्मांड थी क्योंकि वो पहले से माँ के साथ ही रह रहा था। लेकिन माँ के दूसरे विवाह और डॉक्टर जोशी के घर में प्रवेश ने उसके ब्रह्मांड को नष्ट भी कर दिया और उससे उसके ब्रह्मांड से जो उसकी माँ थी उसको दूर भी कर दिया। बंटी का बिस्तर गीला करना, खिलौने तोड़ना, पढ़ाई में पिछड़ना उसके मानसिक संतरास के लक्षण हैं। उपन्यास के अंत में बंटी का हॉस्टल जाना उसके बचपन की मृत्यु का प्रतीक है। वो समाज की एक ऐसी इकाई बन जाता है जिसके पास ना घर है और ना ही अपना कोई रिश्ता। मनु भंडारी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से ये संदेश दिया है कि बच्चों की भावनात्मक जरूरतें बड़ों के फैसले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे बंटी एक उस कांच के खिलौने की तरह है
जो दो लोगों की आपसी खींचतान में जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। खिलौना तो टूट गया लेकिन खींचने वाले अब भी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये हो गया आपके उपन्यास का पूर्ण सारांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ-साथ में तय किया हूँ कि जो ग्रामर का आपका सेक्शन है उसको भी मैं एक-एक करके वीडियो अपलोड करूँ। तो इसका जो एमसीक्यू पार्ट है वो लगभग रेडी है। इसको मैं सारांश को अपलोड करके उसके बाद ही उसको शुरू कर दूँगा। इतने में रहता हूँ। सभी को धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।